स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम साइंस के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने जहां तक कवर कर लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि गैल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसके जितने भी पोस्टुलेट्स हैं हमने उन सबको लिखना है। गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को लिखने से पहले आपको दो बातें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट तो ये कि ये गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, और सेकंड पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसके बाद समझेंगे कि पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है, फिर हम गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स को लिखेंगे। एटॉमिक थ्योरी का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट्स की कलेक्शन जो मैटर के नेचर को डिटेल में डिस्क्राइब कर रही हो। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी अगर पब्लिश की जाती है ना, तो साइंटिफिक थ्योरी के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी ना किसी साइंटिफिक फिनोमिनन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हो। तो साइंटिफिक थ्योरी, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी का मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जो किसी ना किसी साइंटिफिक फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर रही हो। और गैल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके थ्रू गैल्टन ने मैटर के नेचर को एक्सप्लेन किया था। तो गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी is a set of statements trying to explain the nature of matter। गैल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो ऐसी स्टेटमेंट्स की कलेक्शन है जो कि मैटर के नेचर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही है। हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। गैल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है ना, वो इन दोनों लॉज के ऊपर बेस्ड है जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो अब तक आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि साइंस में साइंटिफिक थ्योरी का मतलब क्या होता है। साइंटिफिक थ्योरी का मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स की कलेक्शन जो किसी ना किसी साइंटिफिक फिनोमिनन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रही हो। और गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स आती हैं जो कि गैल्टन अंकल ने लिखी थी, और वो मैटर के नेचर को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों लॉज के ऊपर बेस्ड है। अब हम समझते हैं कि पोस्टुलेट्स क्या होता है। जो ऐसी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स होती है ना जिन्हें एज्यूम कर लिया जाता है कि वो ट्रू है, तो ऐसी साइंटिफिक स्टेटमेंट्स को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। साइंटिफिक स्टेटमेंट्स विच आर एज्यूम्ड और बिलीव्ड टू बी ट्रू आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। ऐसे ही साइंटिफिक स्टेटमेंट्स जिन्हें मान लिया जाता है कि वो सच हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। तो हर एक साइंटिफिक थ्योरी की जो स्टेटमेंट्स होती है ना, उन्हें पोस्टुलेट्स ही बोला जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम गैल्टन की एटॉमिक थ्योरी के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने पोस्टुलेट्स हैं, एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। तो आपने अपना आंसर ना यहां से स्टार्ट करना है। जो ऊपर वाले दो पॉइंट्स है ना कि गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का मतलब क्या है और पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है, वो आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था। अगर क्वेश्चन में गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को पूछा जाता है तो आप अपना आंसर यहां से स्टार्ट करोगे, डायरेक्टली पोस्टुलेट्स को लिखना स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो गैल्टन अंकल की एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो तो ये है कि जितने भी मैटर है ना, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सेकेंड पोस्टुलेट है,
एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब उन्हें और डिवाइड नहीं किया जा सकता। चलो अब तो हमें पता है कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं बल्कि एटम्स डिविजिबल होते हैं। लेकिन जब गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पब्लिश किया गया था, उस समय तक साइंटिफिक नॉलेज इतनी एडवांस नहीं थी कि उन्हें पता हो कि एटम्स डिविजिबल होते हैं। ये बाद में जाके पता चला था। तो गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब पब्लिश की गई थी, उस समय तक यही माना जाता था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें और ज्यादा ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट पे आते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं। उन सब का मास भी एग्जैक्टली बराबर होता है और उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली एक जैसे ही होती हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयरन है, वो एक एलिमेंट है, तो आयरन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल होंगे। उन सबका मास भी इक्वल होगा और उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली एक जैसे ही होंगे। केमिकल बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होगा। गोल्ड जैसे एक एलिमेंट है, तो गोल्ड के पीस में जितने भी एटम्स हैं गोल्ड के, वो सब आइडेंटिकल होंगे। उन सबका मास एक दूसरे के बराबर होगा और उन सबका केमिकल बिहेवियर मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली एक जैसे ही होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर आप ऐसे एटम्स को सिलेक्ट करो ना जो कि अलग अलग एलिमेंट्स में से लिए गए हैं, तो उन सब का मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम आपने ले लिया आयरन का और दूसरा एटम आपने लिया है गोल्ड का, तो अलग अलग एलिमेंट्स में से आपने सिलेक्शन किया ना, तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पोस्टुलेट है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो वो सिंपल होल नंबर के रेशियो के अंदर ही कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों एटम्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बने हुए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ना हमेशा एक कार्बन का एटम होता है और दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो कार्बन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशो है वो हमेशा 1:2 ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमेशा एक ही कार्बन का एटम होता है और हमेशा दो ही ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का रेशो हमेशा 1:2 ही है। एटम्स जब भी कंबाइन करते हैं ना, तो वो सिंपल होल नंबर्स के रेशो में ही कंबाइन करते हैं। जैसे ये 1:2 है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो रेशो है वो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर हो, मतलब 1:2.5 1:2.7 ऐसा कभी नहीं होगा। सिंपल होल नंबर्स आते हैं यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल है सॉल्ट का। जो सोडियम क्लोराइड है वो सोडियम और क्लोरीन इन दोनों के एटम्स से मिलकर बना होता है। तो एक सोडियम का एटम है और एक ही क्लोरीन का एटम है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के एटम्स का रेशो 1:1 होता है। एक ही सोडियम का एटम होता है और एक ही क्लोरीन का एटम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है N2O। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर दो नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन
कि एटम्स का रेशो होता है 2:1। नाइट्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम होता है। और ये वाली जो गैस है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है। मतलब इसे स्मेल करने के बाद बॉडी के अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन वाली फीलिंग्स डेवलप होती है और पर्सन जेन्युइनली लाफ करना स्टार्ट कर देता है, तभी इसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट क्लियर हो गया आपको। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम जब भी कंबाइन होते हैं ना कंपाउंड्स बनाने के लिए, तो एटम्स हमेशा सिंपल होल नंबर्स की रेशो में ही कंबाइन होंगे, जैसे 1:2, 1:1, 2:1 ऐसे। मतलब इस रेशो के अंदर ना कभी भी डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हमेशा इस फॉर्म के अंदर ही होगा। कभी भी आपको यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 से ज्यादा एटम्स नहीं मिलेंगे। 2.5, 2.7 डेसिमल में तो आ ही नहीं सकता वैसे भी। गैल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में टोटल 6 पोस्टुलेट्स हैं, तो लास्ट पोस्टुलेट पे आते हैं अब। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है ना, उसके अंदर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ये कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें देखो एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन के हमेशा इतने ही एटम्स पाए जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर हमेशा कार्बन के और ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा किसी और के एटम्स आपको नहीं मिलेंगे। द रिलेटिव नंबर मतलब कितने एटम्स होंगे वो भी फिक्स्ड होता है। एंड काइंड ऑफ एटम्स मतलब कौन कौन से एटम्स होंगे वो भी फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड है, जो हमारे घर में नमक होता है, उसके अंदर हमेशा आपको सोडियम और क्लोरीन के एटम्स ही मिलेंगे। सोडियम के साथ क्लोरीन के अलावा आप किसी और को जोड़ के नमक नहीं बना सकते। तो हर सब्सटेंस के अंदर किस तरह के एटम्स प्रेजेंट होंगे और कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये वाली वैल्यू फिक्स्ड रहती है। ये गैल्टन का 6th पोस्टुलेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ बिग आर एटम्स। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो एटम्स हैं उनका साइज कितना होता है या वो कितने बड़े होते हैं। तो इसका आंसर है कि एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आई से तो उन्हें देख ही नहीं सकते। जब आप मिलियंस ऑफ एटम्स को स्टैक करोगे ना, स्टैक करने का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रखना। और यहाँ पे देखो मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और यहाँ पे मिलियन के आगे एस भी लगा हुआ है, मतलब मिलियंस। मतलब लाखों एटम्स को जब आप स्टैक करके रखोगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रखोगे, तो उनकी जो हाइट बनेगी ना, वो एक पेपर की जो शीट होती है उसकी जो थिकनेस होती है ना, जो बहुत ज़्यादा कम होती है, लगभग सिर्फ उसी के बराबर हो पाएगी। एटम्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि जब आप लाखों एटम्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रखोगे, तो जाके उनकी जो टोटल हाइट बन पाएगी, वो एक पेज की, एक सिंगल शीट की जो थिकनेस होती है, सिर्फ उसी के बराबर हो पाएगी। और जो एटम्स है ना, उनका रेडियस नैनोमीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है। और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम डिस्टेंस है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे एटम्स आर वेरी स्मॉल। एटम्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज अ शीट ऑफ पेपर। जब आप लाखों एटम्स को स्टैक करके रखोगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके रखोगे, तो जो उनकी हाइट बनेगी ना, वो एक शीट, एक पेपर की जो शीट होती है उसकी जो थिकनेस होती है, लगभग सिर्फ उसी के इक्वल हो पाएगी। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, और एटम के रेडियस को नैनोमीटर्स के अंदर मेजर किया जाता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर, जो कि बहुत ज्यादा ही कम डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल्स क्यों बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिखते हैं,
कार्बन के लिए C लिखते हैं। तो वैसे अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिंबल्स को बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसके आंसर में फर्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे यूज ऑफ सिंबल्स मेक्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इजियर, फास्टर एंड टाइम सेविंग। देखो, अगर आपने हाइड्रोजन पूरा वर्ड अगर लिखना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ H लिखोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपने पूरा लिखना है सल्फर तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ S लिख देंगे तो समझ गए हैं कि सल्फर की ही बात हो रही है। आयरन का सिंबल है Fe, कैपिटल F, उसके बाद स्मॉल ई, लोअर केस के अंदर ई। अब देखो, अगर आप आयरन पूरा लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ Fe लिखेंगे तो टाइम कम लगता है। आसान है। सिंबल्स को यूज करके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना एक तो टाइम सेविंग है, फास्टर है और काफी ज्यादा आसान है, इसलिए यूज किया जाता है। और सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे सिंबल्स मेक इट इजी टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज एंड केमिकल रिएक्शंस। सिंबल्स को यूज करके अगर हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे और केमिकल रिएक्शंस को लिखेंगे ना, तो वो हमारे लिए ही बहुत ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आयरन को ले लो आप पाउडर्ड फॉर्म के अंदर, और सल्फर तो वैसे ही पाउडर्ड फॉर्म के अंदर होता है। इन दोनों को मिक्स करके जब आप हीट करोगे ना, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और आयरन सल्फाइड बन जाता है। अब इस बात को अगर आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो हमने बड़ी आसानी से एकदम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इस पूरी बात को रिप्रेजेंट कर दिया। आयरन और सल्फर को आपस में मिक्स करके हीट करना पड़ेगा। ये एरो के ऊपर जो ट्रायंगल का साइन है ना, इसे बोलते हैं डेल्टा, और ये हीट का सिंबल है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक आप गर्म नहीं करोगे। तो आयरन को ले लिया हमने पाउडर्ड फॉर्म में, सल्फर को ले लिया पाउडर्ड फॉर्म में। दोनों को मिक्स करने के बाद जब हम हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेंगे। अब देखो, बोलने में और एक्सप्लेन करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप स्टेटमेंट में लिखोगे ना, व्हेन मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज हीटेड देन दे रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, तो ये वाली स्टेटमेंट लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके लिख दो तो टाइम बहुत कम लगता है, टाइम सेविंग है, ईजियर है, फास्टर है। इसलिए एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। और थोड़े टाइम के बाद ना सारे के सारे सिंबल्स आसानी से याद हो जाते हैं। आपको थोड़े टाइम में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि आयरन को Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अगर एक छोटा सा ट्रायंगल बना रखा हो तो उसका मतलब होता है कि रिएक्शन तब होगी जब हम हीट सप्लाई करेंगे। S सल्फर को रिप्रेजेंट करता है। थोड़े टाइम में यूज करते करते ऑटोमेटिकली सारे के सारे सिंबल्स याद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स को सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एलिमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करता है? तो इसका आंसर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि किस एलिमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स। जितनी भी एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं या और जो आगे नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं, उन सब के नाम को अप्रूवल, मतलब किस एलिमेंट का क्या नाम रखा जाएगा, वो IUPAC ही डिसाइड करता है। एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखते समय आपने इस रूल को फॉलो करना है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न एज अ कैपिटल लेटर इन अपर केस एंड द सेकंड लेटर इज अ स्मॉल लेटर इन लोअर केस। किसी एलिमेंट के सिंबल को अगर आप लिख रहे हो और उसके अंदर अगर एक लेटर से ज़्यादा लेटर है, मतलब 2 लेटर हैं, तो जो फर्स्ट वाला अल्फ़ाबेट होगा ना उसे आपने कैपिटल लिखना है और जो सेकंड होगा उसे आपने स्मॉल लिखना है। जैसे एल्यूमिनियम को AL से रिप्रेजेंट करते हैं, A कैपिटल होता है और L स्मॉल होता है। आप दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते, ये गलत है। कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट करते हैं, C कैपिटल होना चाहिए और जो सेकंड है O,
वो लोअर केस के अंदर होना चाहिए, स्मॉल में लिखना है आपने उसे। आप ऐसे दोनों बड़े नहीं लिख सकते, CO नहीं लिख सकते, इसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर आपने कोबाल्ट को कैपिटल C और कैपिटल O लिख दिया ना, तो अब ये कोबाल्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनती है और पॉइजनस गैस होती है। तो आप देख लो, अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। CO रिप्रेजेंट करता है कोबाल्ट को, लेकिन अगर आपने इस O को कैपिटल लिख दिया तो ये वाला कैपिटल C और कैपिटल O ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को, जो कि एक पॉइजनस गैस है। हाइड्रोजन में तो होता ही सिर्फ एक अल्फाबेट है, एक ही लेटर होता है, तो उसे तो कैपिटल H से ही रिप्रेजेंट करेंगे। जिसमें दो होते हैं उनके अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक मास। अब हमने ये समझना है कि एटॉमिक मास क्या होता है। देखो, किसी एलिमेंट के सिर्फ एक एटम का जो मास होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे, द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। जो एलिमेंट है ना वो एटम्स से मिलकर बना होता है, और अकेले एक एटम का जो भी मास होता है उसे एटॉमिक मास बोला जाता है। जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, तो अकेले एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसे भी एटॉमिक मास कह सकते हैं, या ज्यादा बेटर ये रहेगा कि उसे हम मॉलिक्यूलर मास बोलें। जो एलिमेंट्स हैं वो एटम्स से मिलकर बने होते हैं, अकेले एक एटम का जो भी मास होता है उसे ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास। जो कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स होते हैं। पहले एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो जाके कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड बना होता है मॉलिक्यूल से, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, या कभी कभी सिंपली एटॉमिक मास भी कह देते हैं, पर ज्यादा बेटर है कि हम उसे मॉलिक्यूलर मास बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एटॉमिक मास इज नॉट मेजर्ड इन किलोग्राम। नेक्स्ट अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास को क्यों किलोग्राम के अंदर नहीं मेजर किया जाता। तो देखो, उसका रीजन ये है, आपको ना फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो जाएगा। चलो, हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम के मास को किलोग्राम में जरा मेजर करते हैं, तो मेजर करने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी 0.0000000। ये ऐसे ना पहले 26 टाइम्स जीरो आ रहा है, उसके बाद जाके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है 167। 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लग गया, उसके बाद इतनी सारी जीरोज आ रही हैं, उसके बाद जाके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। जो किलोग्राम है ना वो काफी बड़ा यूनिट है। एटम्स तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो एटम्स के मास को अगर हम किलोग्राम्स के अंदर मेजर करेंगे तो वैसी इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज आया करेंगी, और इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू को ना बार बार लिखना, इतनी बड़ी वैल्यूज के अंदर एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इसलिए एटॉमिक मासेस को, मतलब एटम्स के मासेस को किलोग्राम्स के अंदर मेजर नहीं किया जाता। आप अपना आंसर यहां से स्टार्ट करोगे, अगर आपने वैल्यू याद करनी है तो याद भी कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है ना वो 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद पहले आपने 26 जीरोस लगानी है, उसके बाद जाके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आएगा 167। इतना होता है हाइड्रोजन के एक सिंगल एटम का मास किलोग्राम्स के अंदर। और ये वाली जो वैल्यू है ये प्रैक्टिकल नहीं है, आपको ऐसे ऐसे 3 नंबर दे दिए जाएं और कहा जाए मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा। इतने बड़े नंबर्स में एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना आसान काम नहीं है। इसलिए एटॉमिक मासेस को ना किलोग्राम्स के अंदर मेजर नहीं किया जाता। और आप अपने आंसर में लिखोगे एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड लाइट। जो एटम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। किलोग्राम इज अ टू बिग
एंड इनकन्वीनियंट यूनिट टू मेजर द मास ऑफ एटम्स। क्योंकि वो इतने ज़्यादा हल्के होते हैं ना, इस रीज़न की वजह से जो किलोग्राम है, एक तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है और इनकन्वीनियंट है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल यूनिट है अगर हमने एटम्स के मास को मेजर करना है तो इसलिए एटॉमिक मास को किलोग्राम्स के अंदर मेजर नहीं किया जाता। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.